हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस विद आशु में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वीडियो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए देख सकते हैं। इस वीडियो में शामिल सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव क्लासेस विद आशु। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1852, सेकंड है आपका 1872, थर्ड है आपका 1881 और फोर्थ है आपका 1862। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका सेकंड 1872। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात करें तो ये आपकी भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिजर्व बैंक की गवर्नर, सेकंड है आपका वित्त सचिव, थर्ड है आपका वित्त मंत्री, फोर्थ है आपका प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका सेकंड वित्त सचिव। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है आपका, 1 रुपये के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई जो है 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, सुगम्य भारत अभियान किसके लिए चलाया गया है? फर्स्ट है आपका महिलाओं के लिए, सेकंड है आदिवासियों के लिए, थर्ड है आपका दिव्यांग या फिर विकलांग व्यक्तियों के लिए, फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका थर्ड, दिव्यांग या फिर विकलांग व्यक्तियों के लिए। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपका यह विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने हेतु एक देशव्यापी अभियान है। इसके अलावा यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड है आपका थॉमस मुनरो, थर्ड है आपका वारेन हेस्टिंग्स, फोर्थ है आपका लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका सेकंड थॉमस मुनरो। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। इसे सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बारामल जिले में लागू किया गया था। तमिलनाडु के अलावा यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ हिस्से में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में कृषक ही भूस्वामी होता था। इसमें भूमि की कुल उपज का 33 से 55% तक के बीच लगान जो है कंपनी को देना होता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्राक्कलन समिति, सेकंड है आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति, थर्ड है आपका लोक लेखा समिति, फोर्थ है आपका कार्य मंत्रालय समिति। फर्स्ट फ्रेंड्स इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट प्राक्कलन समिति। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपका भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यह सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। इसे मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। इस समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक्विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गंगा, सेकंड है नर्मदा, थर्ड है आपका कावेरी, फोर्थ है आपका कृष्णा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड नर्मदा। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपका नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश का तात्पर्य 2 पहाड़ियों के मध्य संकरा धंसा हुआ क्षेत्र कहलाता है विभ्रंश का। नर्मदा नदी सतपुड़ा एवं विंध्यन पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी है। यह नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा यानी कि धुआंधार
जलप्रपात का निर्माण करती है। आगे आपका नर्मदा और ताप्ती अन्य नदियों के विपरीत पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। यह नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है आपका कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में, नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका कर्नाटक में, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका राजस्थान में। तो इसका आंसर देखें तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका फोर्थ, तारापुर राजस्थान। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु केंद्र आपका तमिलनाडु में है, तारापुर परमाणु केंद्र आपका महाराष्ट्र में है, नरौरा परमाणु केंद्र आपका उत्तर प्रदेश में है, कैगा आपका कर्नाटक में है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका राजस्थान में है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। फर्स्ट है आपका लिपुलेख, सेकंड है नीति दर्रा, थर्ड है शिवकिला, फोर्थ है आपका मोलिंगला दर्रा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, शिवकिला दर्रा। कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपका शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। इसके अलावा सतलज नदी इसी के सहारे भारत में प्रवेश करती है। अगला आपका उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे देखें तो ये आपका मोलिंगला दर्रा, नीति दर्रा, यहाँ पे आपका माना दर्रा, यहाँ पे आपका लिपुलेख दर्रा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, सेकंड है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है आपका जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है आपका बिपिन चंद्र पाल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल जो है लगान की वृद्धि का विरोध किया था सरदार पटेल ने। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला आपका जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उपवास द्वारा प्राण त्याग, सेकंड है आपका लेखन पद्धति, थर्ड है आपका तीर्थंकरों की जीवनी, फोर्थ है आपका भित्ति चित्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखें तो ये आपका होगा फर्स्ट, उपवास द्वारा प्राण त्याग। कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपका जैन धर्म में संलेखना या संथारा प्रथा से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। उनके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिससे निपटने में असफल होकर उन्होंने सिंहासन त्याग दिया था और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर में जाकर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हैदराबाद, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है पंजाब, फोर्थ है आपका नागपुर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका फोर्थ, नागपुर। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और उसके अलावा कुछ दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक उड़ीसा में है। सेकंड आपका राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में। और फिर आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका आंध्र प्रदेश राजमुंदरी में है, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। उसके अलावा राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है, देहरादून में। अगला प्रश्न है आपका सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अशोक, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है आपका समुद्रगुप्त, फोर्थ है आपका बिंदुसार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय यहाँ का शासक था आपका पुष्यगुप्त वैश्य। यह जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुई है। इसी अभिलेख से अभी पता चलता है कि अशोक के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। कुछ अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सेकंड है आपका अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड है आपका फिरोज शाह तुगलक, फोर्थ ऑप्शन का आपका बलबन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका थर्ड, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं।
यहाँ पे आपका फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल देखें तो ये आपका 1351 से 1388 के बीच दिल्ली का सुल्तान था। इसके अलावा यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इस कर से केवल स्त्रियों, बच्चों, अंधों, अपंगों और जीविका के साधन से विहीन लोगों को ही मुक्त रखा गया था। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपका कौन सा देश दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भूटान, सेकंड है नेपाल, थर्ड है बांग्लादेश, फोर्थ है आपका जापान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका फोर्थ जापान। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अगर यदि आपका दक्षिण का पूरा नाम देखें तो ये आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें आपका भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें तो यह दक्षिण का सबसे नवीनतम सदस्य है। इसकी स्थापना ढाका में 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने 1980 में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे किसके किसके। फर्स्ट ऑप्शन आपका नेहरू और चाउ एन लाई के बीच, सेकंड आपका नेहरू और नेल्सन मंडेला के बीच, थर्ड आपका गांधी और चाउ एन लाई के बीच, फोर्थ है आपका गांधी और नेल्सन मंडेला के बीच। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, नेहरू और चाउ एन लाई के बीच। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपका भारत और चीन के मध्य 1954 में यह समझौता हुआ था, जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हस्ताक्षर हुए थे इस समझौते पर। इस समझौते के तहत एक दूसरे की अखंडता, संप्रभुता का सम्मान और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जैसे मुद्दे पर सहमति बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भगत सिंह, सेकंड है आपका अशफाक उल्ला खां, थर्ड है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, फोर्थ है आपका राजेंद्र लाहिड़ी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट भगत सिंह। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपका काकोरी कांड से भगत सिंह संबंधित नहीं है। अगर बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली रेलवे लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी का नाम है 8 डाउन मालगाड़ी को लूट लिया गया था। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चला गया था, जिनमें से बात करें तो इनमें से 4 क्रांतिकारियों जो कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे आपका बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पानीपत का युद्ध, सेकंड आपका चंदेरी का युद्ध, थर्ड आपका खानवा का युद्ध, फोर्थ है आपका कन्नौज का युद्ध। इसके बारे में फ्रेंड्स अगर इसका आंसर देखें आपका तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, खानवा का युद्ध। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें फ्रेंड्स तो ये आपका बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इसी युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चौसा का युद्ध की बात करें तो ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था 1539 में, इसमें शेरशाह विजयी हुआ था। इसके बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी, इसके पर इसका नाम था शेर खां। अगला है आपका घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। फिर है आपका कन्नौज का युद्ध, जो कि आपका 1540 में हुआ था हुमायूं और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। फिर है आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें आपका अकबर विजयी हुआ था। फिर है आपका चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें आपका बाबर विजयी हुआ था और मेदिनी राय पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड है आपका क्लाइव, थर्ड है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, फोर्थ है आपका लॉर्ड वेलेजली। इसका फ्रेंड्स आंसर देखें तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ, डी। मतलब पहले आपका क्लाइव होगा, फिर आपका होगा वारेन हेस्टिंग्स, फिर आएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर आएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें तो यहाँ पे है आपका गवर्नर जनरल और यहाँ पे है उनका शासनकाल। तो पहले आपका देखें रॉबर्ट क्लाइव को, तो ये आपके हैं, इनका ये 2 बार बने थे गवर्नर जनरल, जिसमें इनका प्रथम कार्यकाल देखें तो ये आपका 1758 से 1760 और दूसरा कार्यकाल देखें
तो ये आपका है 1765 से 1767। और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स को देखते हैं तो ये हैं आपके 1772 से 1785। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखें तो ये हैं आपके 1786 से 1793। और लॉर्ड वेलेजली को देखें तो ये हैं आपके 1798 से 1805। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1916 में होम रूल की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीके गोखले, सेकंड है आपका गांधी जी, यहाँ पे थर्ड है आपका बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ है आपका लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका थर्ड बाल गंगाधर तिलक। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र और कर्नाटक में होम रूल लीग का गठन किया था, जिसमें अध्यक्ष थे आपके जोसेफ बैप्टिस्टा। और एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास और तमिलनाडु में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसमें आपके सचिव थे जॉर्ज अंडरवुड। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1979, सेकंड है आपका 1976, थर्ड है आपका 1977, फोर्थ है आपका 1978। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखें तो ये आपका होगा सेकंड 1976। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर 86वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये अधिनियम 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। और क्या जोड़ा गया था? तो यहाँ पे आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया था। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे आपका हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन आपका मूसी, सेकंड है महानदी, थर्ड है आपका गोदावरी, फोर्थ है आपका कृष्णा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका मूसी नदी। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा कटक जो कि आपका महानदी के किनारे है, नासिक की बात करें तो ये आपका गोदावरी के किनारे है, विजयवाड़ा आपका कृष्णा के किनारे, अहमदाबाद साबरमती, आगरा आपका यमुना नदी किनारे, बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी किनारे, दिल्ली आपका यमुना नदी किनारे, कानपुर गंगा, अयोध्या आपका सरयू, लखनऊ गोमती, कोटा राजस्थान की बात करें तो आपका चंबल नदी किनारे, श्रीनगर की बात करें तो झेलम, सूरत की बात करें तो ताप्ती और जौनपुर की बात करें तो गोमती नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश, सेकंड है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश, थर्ड है आपका पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, फोर्थ है आपका टुंड्रा प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका टुंड्रा प्रदेश फोर्थ। अगला इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपका टुंड्रा प्रदेश की अगर टुंड्रा जलवायु की बात करें तो ये आपका ध्रुवीय क्षेत्रों 66 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्रों अक्षांशों में पाई जाती है टुंड्रा जलवायु। और यहाँ पर पाई जाने वाली मानव प्रजाति एस्किमो होती है, जो कि बर्फ़ के बने घर इग्लू में रहते हैं। इनके अलावा इनका मुख्य व्यवसाय देखें तो ये आपका मछली का शिकार करना है। और इनका मुख्य हथियार आपका हार्पून है। और इनका मुख्य पालतू पशु देखें तो ये आपका रेंडियर है, जो कि हिरण की प्रजाति का जानवर होता है। अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 मार्च 1935, सेकंड है आपका 1 अप्रैल 1935, थर्ड है आपका 1 जुलाई 1935 और फोर्थ है आपका 24 अक्टूबर 1935। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका सेकेंड 1 अप्रैल 1935। इसके अगला देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपका आरबीआई की स्थापना केंद्रीय बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता था, जो सन 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य बैंकों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करना था। वर्तमान में इसके गवर्नर थे आपके शक्तिकांता दास, वर्तमान में गवर्नर हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे आपका भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी देशांतर, थर्ड है आपका 68 अंश 4 मिनट पूर्वी देशांतर, फोर्थ है आपका 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फर्स्ट
82:30 पूर्वी देशांतर। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ आपका भारत का मानक समय मेरिडियन जो कि आपका 82:30 पूर्वी देशांतर है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। इसके अलावा यह ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गोदावरी, सेकंड है पेरियार, थर्ड है आपका महानदी, फोर्थ है आपका दामोदर। इसके इसके अगर आंसर देखें फ्रेंड्स तो ये आपका होगा महानदी, थर्ड। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर जिले में है। इसका निर्माण हुआ था आपका 1948 में शुरू हुआ था निर्माण, और जो कि पूर्ण हुआ था आपका 1953 में। और ये बात करें तो 1957 से यह कार्य में लग गया था पूरी तरह से। और फिर बात करें टिहरी बांध परियोजना की, तो ये आपका उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। फिर रिहंद परियोजना की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, रिहंद नदी पर। फिर आपका तुरुल परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर। फिर आपका फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पर। फिर आपका तुंगभद्रा परियोजना तेलंगाना तथा कर्नाटक में है, आपका तुंगभद्रा नदी पर। फिर आपका माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, जो कि बेतवा नदी पर है। आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।